नहीं मनीफ, 5 चीज़ों की निशानदेही की है चोई साहब ने। तो पहली दफ़ा जब हमने उनकी मदद की तो हमें क्लैशनकोफ मिल गई। दूसरी बारी जब हमने उनकी मदद की हमें हीरोइन मिल गई। तीसरी बारी जब हमने उनको मदद की तो हमें अगवा बराए तावान और ये सारी वारदातें मिल गई। चौथी बारी हमने उनको मदद की, हमें दहशतगर्दी मिली। और पांचवी बारी जब उनकी मदद की तो हमें दुश्मनी मिली पूरी की पूरी इस सिलसिले में। तो अब तो स्वाय उनका सफाया करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। असल में वो चोई साहब चूँकि बड़े आदमी हैं, वो बात कर सकते हैं। मैं इस मौके पे ये बात करना नहीं चाह रहा था कि ये हाथों की बांधी हुई गांठें हैं जो हम दांतों से हमें खोलनी पड़ रही हैं। और दूसरी बात जो चोई साहब ने की लुबे लुबाब यही है कि ये हमें बहुत पहले ये फैसला कर लेना चाहिए था कि ये लातों के भूत हैं। देयर इज नो सच थिंग एज गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। एग्जैक्टली ये जो ड्रामा था ना इनका, ये एक्सपोज हो चुका है और ये बातों से मानने वाले नहीं थे। मुज़ाकरात आप देखें ना, मुज़ाकरात वाले जो सेशन थे उसमें इन्होंने जो वहाँ पे ड्रामा रचाया और जो रंगबाजी करते रहे, ये आप ख्वाजा आसिफ साहब आपको बता सकते हैं अगर आप उनको किसी वक्त लें तो। उसी वक्त हमें इनकी नीयत जो है वो समझ लेनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि 10 मई के जो ज़ख्म हैं नरेंद्र मोदी के, वो ज़ाहिर है कि अभी हरे हैं। और वो जो है एक ही रास्ता था जो चुना नरेंद्र मोदी ने भी और इंडिया ने और रॉ ने, और वो प्रॉक्सी वार जो है उसने वो शुरू की। और बिल्कुल अब तो वाकई हमारे असाब जो हैं वो जवाब दे चुके हैं लाशें उठा उठा के। और ये बड़ा मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए ये फैसला है। मैं बल्कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ पिछली रात तो मैं आपको फ़ोन करने वाला था कि मुझे लग रहा था कि आपकी कॉल आएगी और हम उस पर ट्रांसमिशन शुरू कर देंगे। मैं तो इस पर शुक्र अदा करता हूँ कि हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये हमारा अज़ली दुश्मन है। हमें इसको पहचान लेना चाहिए था बहुत पहले, और हमें इस बात को भी रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि पीछे जो है ना वो असल गुंडा कौन है और किन डॉलर्स पे ये जो है ना हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं और हमारे जो है ना लोगों को शहीद कर रहे हैं। और अब कोई जवाब नहीं है किसी भी तरह के टेबल टॉक का, किसी भी तरह के मुज़ाकरात का। और आपके पास मेरे ख्याल ज़्यादा इतला होगी कि हमारा जो गुज़िश्ता रात वाला ऑपरेशन था वो किस हद तक सक्सेसफुल रहा। मेरे पास जो इतला है वो तो बड़ी हौसला अफजा है, और ये भी इतलात हैं कि अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है जब तक इस नासूर को जो है वो जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक दिया जाता। जय साहब, इसको नासूर को तो हम निपटते रहेंगे, लेकिन एक दूसरी चीज़ जो हमारे खत्ते में डेवलप हो रही है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी है। और मैं अब आपको अपने ज़राए के मुताबिक मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली एक बात बता सकता हूँ, वो ईरान ने कुछ टाइम मांगा है काउंटर प्रपोजल देने के लिए, लेकिन ये फ़ैसला हो चुका है कि उनको इंगेज करना है। और इंगेज का मतलब लड़ाई करना, और इस बार इसे स्ट्राइक नहीं होगी, भरपूर किस्म की जंग होगी। फिर आपने कल या परसों वो स्टेटमेंट सुनी होगी जो इज़राइल के अंदर अमेरिकन सफ़ीर ने दी है कि पूरे मशरक़ वस्ता को के ऊपर कब्ज़ा कर लेना चाहिए इसराइल को। तो इस तनाजुर में जब आप देखते हैं तो ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर कुछ ताकतें जो हैं वो चल रही हैं जहाँ तक ईरान का ताल्लुक़ है। मेरी और आपकी और किसी की भी हमदर्दी ज़रूर हो सकती है ईरान के साथ, और ईरान में बड़ी सलाहियतें भी हैं, वो एक कौम है, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल दूसरी तरफ एक सुपर पावर है और उसका आउटकम इतना अच्छा नहीं हो सकता। क्या देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल के अंदर? सर उस तरफ मैं आऊँगा डेफिनेटली, लेकिन दो चीज़ें और अफ़गानिस्तान से रिलेटेड मेरा ख्याल है वो सामने आनी चाहिए। एक तो अफ़गान तालिबान जो हैं उनको हर मंगल को एक जहाज़ आता है जिसके अंदर 160 मिलियन डॉलर होते हैं। हर मंगल को 160 मिलियन डॉलर कतर से आता है को तालिबान को अमेरिका की तरफ से दिया जाता है। अमेरिका की तरफ ये दो जगहों से, पहले नैरोबी से आता होता था, नैरोबी से आता था, और नैरोबी के अंदर जो अमेरिकन वहाँ पे काउंसलेट है, वहाँ पे एम्बेसी है, ये डॉलर्स वहाँ से पहले वहाँ से वाशिंगटन से आते हैं और वहाँ से फिर एक जहाज़ तब्दील करके वो रेगुलर जो था वो अफ़गानिस्तान आ रहा था। और अब जो है अब किसी गल्फ़ की स्टेट से आ रहा है। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अबू धाबी है या दुबई है इसके बारे में, या कतर है, ये इसके बारे में एम्बिग्विटी है, कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन 160 मिलियन डॉलर बड़ी ह्यूज रकम होती है जो हर मंगल को तालिबान को दी जाती है अमेरिका की तरफ से। अब सवाल ये है कि अगर ये तालिबान अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं या अमेरिका इनको अपने ख़िलाफ़ समझता है, तो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी 160 मिलियन डॉलर क्यों आ रहे हैं हर मंगल को? तो अब अगर आप महीने पे 4 के ऊपर तकसीम करके देख लें तो ये पूरा इकॉनमी जो है अफ़गानिस्तान की वो इन 160 मिलियन डॉलर से चल रही है।
उसके दो मकसद हैं इन पैसों के। एक मकसद तो ये है कि चाइना के अंदर जो सिंकियांग के अंदर गड़बड़ की जा रही है, और वो जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं वो भी तालिबान के पास हैं इस वक्त, और ये पैसे उनको दिए जाते हैं कि आपने चाइना को ब्लीड करना है। तो वो बदख्शां के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो ज़ाहिर है उनका सूबा है जो सिंकियांग के बिल्कुल साथ है, यानी उसकी सरहद मिलती है। वाह खान कॉरिडोर से हो के ये सारा मामला जो है ना वो आगे बढ़ रहा है। एक दूसरा ये है कि अगर कभी ईरान के ऊपर हमला किया अमेरिका ने तो अफ़गानिस्तान इस्तेमाल होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्सेज ऐसी हैं जो एंटी ईरान हैं। तो ईरान को इस साइड से भी अटैक किया जाएगा, अमेरिका अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करेगा। तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि जी कि ये सिर्फ हमारे दुश्मन हैं तालिबान, भाई अमेरिका भी इन्हीं तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है, और इसीलिए वो इनको कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसलिए वो इनको रोक नहीं रहा पाकिस्तान से। जबकि पाकिस्तान कई बार कह चुका है कि आप ये अमदाद करनी बंद करें इनकी, ताकि जब ये पैसा नहीं होगा तो फिर ये डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ निगोशिएट करने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि कंटिन्यूसली सप्लाई पैसे की जारी है तो वो पाकिस्तान से निगोशिएट नहीं कर रहे। दूसरा, ये जो असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, ये सारे के सारा अमेरिकन असला है जो अमेरिकन यहाँ पे जानबूझ के छोड़ के गए थे। ऐसा नहीं कि उनसे गलती से रह गया, क्योंकि अगर वो अपने हेलीकॉप्टर्स तबाह कर सकते थे, जहाज़ तबाह कर सकते थे, तो अपना इस असलहे को भी वो ले जा सकते थे या इसको तबाह कर सकते थे। तो वो क्यों $7.5 बिलियन का असला यहाँ पे छोड़ गए? वो असला जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होना है, उसने ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल होना है। तो ये एक प्रॉपर डिज़ाइन है ये, और इस डिज़ाइन के अंदर पाकिस्तान को भी एंगेज किया जा रहा है। ये पाकिस्तान के सके नहीं हैं और ना ही वो तालिबान के सके हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को भी डैमेज करेंगे, ईरान को भी करेंगे और साथ साथ चाइना को भी करेंगे। इस चीज़ को भी आप जहन में रखें। बाकी ये जो है ईरान का इशू है मुबशर साहब, इसमें दो चीज़ें हैं, दो कैच हैं। एक तो जाहिर है पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे इब्राहिम लिंकन बहरी बेड़ा भेजा, फिर उसके बाद जुराल्ड फोर्ड जो है वो आ रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है। वो ज़ाहिर है वेनेजुएला में था, अब वो आ गया, अब वो बिल्कुल करीब पहुँच गया हुआ है। उसे जब्राल्टर क्रॉस कर लिया है, मेरा ख्याल है 2-1 दिन के बाद, 3-4 दिन लगेंगे उसको, मशरिक़ वुस्ता में पहुँच जाएगा, मशरिक़ वुस्ता में पहुँच जाएगा। पहले ये जो बहरी बेड़े थे ये सिर्फ ईरान को यरकाने के लिए, सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए भेजे जा रहे थे कि वो निगोशिएट करें इनके ऊपर। लेकिन एक नई डेवलपमेंट जो अमेरिका के अंदर हुई है उसने सारा पर्सपेक्टिव चेंज करके रख दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए जो है उसने डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी थी उसके खिलाफ फैसला दे दिया है, और अब जो डोनाल्ड ट्रंप है बिल्कुल दीवार के साथ लग गया है कि जो उसके पास एक हथकंडा था, जो उसके पास हथियार था जिसको वो इस्तेमाल करता था, वो एक्सपोज हो गया। अब उससे वो ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब वो ले लिया है तो अब वो बेबस हो गया। अब मिड टर्म इलेक्शन होने हैं वहाँ पे, तो उससे अगर इन इलेक्शंस को विन करना है, अगर उसने अपना दबदबा कायम करना है दुनिया के ऊपर और अमेरिकन के ऊपर, तो फिर उसके पास अब एक ही ऑप्शन है कि वो एक सॉलिड किस्म का ईरान के ऊपर हमला करे। तो अब सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये जो हमला है ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अब 3 शर्तें हैं ईरान से अमेरिका मनवाना चाहता है, और ये तीनों शर्तें बहरहाल ईरान को माननी पड़ेंगी। पहली शर्त तो ये है कि रजीम चेंज के वहाँ पे ये जो उलमा कराम की हुकूमत है उसको ख़त्म किया जाए,